तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस पार्ट 3 में। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फैक्टर्स नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है ना। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा पार्ट 2 नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा, फिर आप पार्ट 3 देखिए तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है ना। फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो आरबीसी को मेच्योर होने में हेल्प करता है। ठीक है ना, ऐसे वो वाले फैक्टर। ठीक है, अगर उनके एब्सेंस में क्या होगा, अगर नहीं रहेंगे तो आरबीसी मेच्योर नहीं बनेगा, वो इमेच्योर ही रह जाएगा। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, समझ गया ना। तो कौन कौन से फैक्टर है? पहला है हमारा स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, दूसरा है हमारा मैचुरेशन फैक्टर, और तीसरा हमारा है फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर चाहिए ना। ठीक है ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन मेन है हमारा। हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो गया तो नहीं बनेगा, तो मतलब क्या है, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आप देखते हैं डिटेल्स में। पहला है हमारा स्टिमुलेशन फैक्टर। तो स्टिमुलेशन फैक्टर में हमारा सबसे पहले क्या आएगा? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब क्या? हाइपोक्सिया मतलब बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो जाना। हमारे बॉडी में सेल की मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन जरूरी है ना। अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है ना। अब ये हाइपोक्सिया हो गया हमारा, ठीक है, बॉडी में हाइपोक्सिया हो गया, अब क्या होगा? अब ये किडनी को स्टिमुलेट करेगा एरिथ्रोपोइसिस के लिए। ठीक है ना। किडनी एक हार्मोन सिक्रेट करता है एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, उस एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है? फादर एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस को चलाता है, इंड्यूस करता है। ठीक है, वो भी आएंगे, हम आएंगे। तो ठीक है, एक फैक्टर, एक क्या है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिसको कहते हैं हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। ठीक है ना, शॉर्ट में HIF। वो क्या करता है? वो ट्रांसक्रिप्शन करता है जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता है, और वो जीन क्या करते हैं? वो प्रोटीन से एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कौन करता है ये? हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर। ठीक है ना, समझ में आया दोस्तों? ठीक है, अब आते हैं हमारे एरिथ्रोपोइटिन में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों एरिथ्रोपोइटिन। ये बेसिकली हार्मोन है, एक हार्मोन है जो किडनी में प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। देखिए सोर्सेस क्या इसके? पेरिट्यूबुलर, कैपिलरी, सब किडनी। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? इस ऑल्सो कॉल्ड, इसको एक हीमोपोइटिन और एरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको। और एरिथ्रोपोइटिन कब प्रोड्यूस होता है? अभी हमने पढ़ा था हाइपोक्सिया में। जब हाइपोक्सिया स्टिमुलेट तो क्या करते हैं? एरिथ्रोपोइसिस किडनी को स्टिमुलेट करता है। ठीक है ना, तो स्टिमुलेट हाइपोक्सिया। ठीक है, ठीक है। अब एरिथ्रोपोइटिन का एक्शन देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या करता है? देखिए, एरिथ्रोपोइटिन है प्रोडक्शन ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फ्रॉम CFUE। ठीक है, मतलब कॉलोनी फॉर्म, हमने देखा था कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई से क्या बनता है? पहले प्रोइथ्रोब्लास्ट, ठीक है, फिर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट, फिर ऐसे बन के उनके मेच्योर, फिर मेच्योर जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है? ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट जो है उससे क्या करता है? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फॉर्म करता है। ठीक है, ये बोन मैरो में होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? फिर देखिए प्रोइथ्रोब्लास्ट बन गया, फिर डेवलपमेंट ऑफ प्रोइथ्रोब्लास्ट टू मेच्योर आरबीसी। ठीक है, अब आरबीसी मेच्योर होने के बाद क्या होता है? वो ब्लड में जाता है, तो आरबीसी का रिलीज में हेल्प करता है। ठीक है, एनीमिया में क्या होगा? एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो जाना। ठीक है, तो उस समय क्या है, मतलब बॉडी में आरबीसी ज्यादा चाहिए, तो आरबीसी ज्यादा के लिए बॉडी क्या करे? बॉडी और से और एनीमिया कंडीशन में क्या करेगा? बॉडी और आरबीसी प्रोड्यूस करना चाहेगा, तो उसमें एरिथ्रोपोइटिन हेल्प करेगा। ठीक है ना, उसमें उस कंडीशन में क्या होगा? इसका मात्रा बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, अब है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन ये भी हार्मोन है। ये क्या करता है हमारा? ये एक्सीलरेट करता है प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस को। ठीक है ना। सम विटामिन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, विटामिन भी है, जैसे विटामिन B12। विटामिन अगर इनकी डेफिशिएंसी होगी ना बॉडी में, तो इससे एनीमिया होगा और साथ में अदर डिजीज भी दिखने को मिलती है। ठीक है ना। जैसे विटामिन B3 में क्या होता है? एनीमिया तो होता ही है, और एक होता है पेलेग्रा। ठीक है ना, ये एक कंडीशन है जिसमें वीकनेस, नर्वसनेस और डायरिया दिखने को मिलता है। ठीक है,
अब विटामिन B6 एनीमिया तो हो गए, साथ में पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डैमेज और डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स देखने को मिल सकता है। विटामिन C एनीमिया और स्कारबी, ठीक है, स्कारबी डेफिशिएंसी विटामिन C, ठीक है ना। फिर विटामिन D की डेफिशिएंसी होगा तो क्या देखने को मिलेगा, फिर एनीमिया और रिकेट्स, ठीक है। अब विटामिन E माल न्यूट्रिशन, ठीक है। ठीक है, ये सब थे हमारे स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर में क्या क्या था दोस्तों, ये तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर पहला हो गया हमारा हाइपोक्सिया, ठीक है, मतलब बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाना, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या करता है, ये एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। और ये है एरिथ्रोपोइटिन, ये किससे स्टिमुलेंट होता है, स्टिमुलेंट को ना हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया हो गया आपकी। ये क्या करेगा, किडनी से एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है वो सिक्रेट करेगा, ठीक है ना। और इसका सोर्स क्या है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ किडनी, ठीक है। फिर ये एक्शन प्रोरिथ्रोब्लास्ट फॉर्म करेगा कॉलोनी फॉर्मिंग ई से, ठीक है ना। फिर फादर प्रोरिथ्रोब्लास्ट से मेच्योर आरबीसी बनाएगा, फिर आरबीसी मेच्योर होने के बाद ब्लड में जाएगा। एनीमिया कंडीशन में इसका लेवल जो है एरिथ्रोपोइटिन का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा थायरोक्सिन होगा, वो एक्सीलरेट करेगा प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस को। फिर हमारे विटामिन और उनके डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या हो सकता है वो, ठीक है ना। ये था हमारा स्टिमुलेंट फैक्टर, ठीक है। अब आते हैं हमारे मेचुरेशन फैक्टर में, ठीक है ना। मेचुरेशन फैक्टर, अगर ये फैक्टर्स नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आरबीसी मेच्योर ही रहेगा, वो मेच्योर आरबीसी नहीं बनेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो पहला है हमारा विटामिन B12 ऑल्सो नोन एज सायानोकोबालामिन, ठीक है। कभी कभी बाइबा में पूछ सकता है, आपको याद रखिएगा, ठीक है। इसको ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये क्या करता है, ये इंट्रिंसिक फैक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डाइट से, हमारे खाने से विटामिन B12 हमें मिलता है, ठीक है ना। अब इसका देखिए, विटामिन B12 बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये क्या है कि हमारे इंटेस्टाइन में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ऑफ कैसल होता है, ठीक है, इंटेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, ठीक है। वो इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में रहता है, पैराइटल सेल से सीक्रेट होता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, वो हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। अगर उसका डिफिशियंसी होगा तो इंटेंसिक किसका मतलब इंटेंसिक, देखिए इंटेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल कहते हैं, ये हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इंटेंसिक फैक्टर ऑफ कैसल, ठीक है ना। अब विटामिन B12 कहाँ स्टोर होता है, मेनली लीवर में, ठीक है, ठीक है। अगर विटामिन इंटेंसिक फैक्टर ऑफ विटामिन B12 का डिफिशियंसी हुआ तो इसे एनीमिया होता है, जिस एनीमिया को हम लोग बोलते हैं पर्निशियस एनीमिया, ठीक है, पर्निशियस एनीमिया। तो विटामिन B12 का एक्शन भी देख लेते हैं। एक्शन विटामिन B12 ये DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। डेफिशिएंसी अगर हो गया, ठीक है, तो क्या 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 देखने को मिलेगा, देखिए अगर विटामिन B12 क्या काम है, सिंथेसिस ऑफ DNA, मतलब मेचुरेशन में हेल्प करता है इसके। अगर मेचुरेशन में डिफिशियंसी दिखाई गई विटामिन B12 में, वो क्या होगा, फेलियर होगा, ठीक है, मेचुरेशन ऑफ सेल, सेल मेच्योर नहीं होगा, जाहिर सी बात है। सेल डिवीजन रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन देखने को मिलेगा सेल डिवीजन में। फिर मेच्योर नहीं होगा तो क्या होगा, मेच्योर आरबीसी का साइज में छोटा होता है, अगर मेच्योर नहीं होता, इमेच्योर रहेगा तो वो लार्ज रहेगा, ठीक है। वीक सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, देखिए। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मतलब सेल बड़े रहेंगे, ठीक है ना। और ये याद रखिए, डेफिशिएंसी ड्यू टू विटामिन B12 पर्निशियस एनीमिया, ठीक है, ठीक है। अब हमारा दूसरा मेचुरेशन फैक्टर, इसी में पढ़ लिया हम लोगों ने ये चीज, इंटेंसिंग फैक्टर ऑफ कैसल, ठीक है। क्या है, प्रोड्यूस कहाँ से होता है, पैराइटल सेल, जैसे कि मैंने वो कहा था, पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, ठीक है ना। एब्जॉर्ब, ये किस विटामिन अभी पढ़ा था, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कौन, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। इसके डेफिशिएंसी की वजह से भी पर्निशियस एनीमिया देखने को मिल सकता है। अगर यही नहीं रहेगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब भी नहीं होगा तो DNA का सिंथेसिस ही नहीं होगा, ठीक है ना। और मेच्योर नहीं होगा, इसका मतलब पर्निशियस एनीमिया, ठीक है। अब आता है एक और मैच्योरेशन फैक्टर, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड में क्या देखने को मिलेगा हमें, ये भी सिंथेसिस ऑफ DNA हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके एब्सेंस में भी वही देखने को मिलेगा, नो सिंथेसिस ऑफ DNA का सिंथेसिस नहीं होगा, मतलब मैच्योरेशन नहीं होगा, लार्जर रहेगा, ठीक है।
और प्रोएरिथ्रोब्लास्टिक स्टेज में रह जाएगा सेल, ठीक है, ठीक है। और डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड क्या हो गया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। उसमें क्या था, पर्निशियस एनीमिया, और फोलिक एसिड में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। मतलब सेल बड़े ही रहेंगे, एक तरह से ये पर्निशियस भी कह सकते हैं हम। अब आते हैं हमारे तीसरा फैक्टर, क्या है, फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो बहुत इजी है। जैसे हीमोग्लोबिन में हमारे दो पार्ट है, हीम और ग्लोबिन पार्ट। तो एमाइनो एसिड से जो है उससे हमारा ग्लोबिन पार्ट बनता है, ठीक है ना। हाँ? और आयरन जो है उससे हीम पार्ट बनता है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए कॉपर, कॉपर क्या काम करता है, ठीक है। कॉपर इज नेसेसरी बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो आयरन एब्जॉर्प्शन होगा तभी हीम बनेगा, ठीक है। अब कोबाल्ट और निकल, ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन, ठीक है ना, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इट इज यूटिलाइजेशन, it helps in the utilization of iron, cobalt and nickel, ठीक है ना। अब विटामिन, ठीक है, अब विटामिन तो आपने देख ही लिया था, विटामिन C, B2, B3, B6, ठीक है, ये सब नेसेसरी फैक्टर है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, ठीक है। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एनीमिया होगा। तो एनीमिया मतलब क्या, ठीक है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के नॉर्मल लेवल से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो ये नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है थोड़ा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। आपको कौन से टॉपिक पे आपको डिस्कशन करना चाहिए, आपको लगता है करना चाहिए, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।